अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का नया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बच्चों वेरिएशंस के बारे में है। उसकी एक्सरसाइज 3.1 को जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ₹750 ₹1250। अब बच्चों इसको कहता है जी आपने एक्सप्रेस करना है, उस फॉर्म में लिखना है एज अ रेशो की फॉर्म में। अब बच्चों रेशो क्या होती है? रेशो हमारे पास ये होती है, कोई दो क्वांटिटीज आपको दी जाती है ना, कोई भी दो चीजें, उनको सेम यूनिट में जो मेजर किया जाता है वो उसकी रेशो होती है। जैसे ये दो क्वांटिटी दी हुई है ना, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। अब ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, दोनों के जो यूनिट है वो सेम है, रेशो में यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसका ए रेशो बी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और एक और पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, जो रेशो होती है ना उसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रेशो जो है ना, रेशो को बच्चों ये सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, दो डॉट की शक्ल में, इसको रेशो बोला जाता है। और रेशो को आप जो है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और उनका यूनिट सेम होना जरूरी है। जैसे ये देखो ₹75 है, अब ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, तो आपने इनकी रेशो निकालनी है। यानी आप इनको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आपने करके इसको बता देना वो इसकी रेशो होगी। आई होप कि ये रेशो का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दो क्वांटिटी होनी चाहिए, उनका यूनिट सेम होना चाहिए, और उसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सको वो उसकी रेशो है, और रेशो को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। और रेशो का यूनिट नहीं होता कोई, क्यों नहीं होता? क्योंकि जब उसका यूनिट सेम होता है ना, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो यूनिट यूनिट से कैंसिल हो जाता है, तो उसका कोई यूनिट होता ही नहीं है। ये बाकी मैं आपको ये जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मजीद अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी हो जाएगी। तो देखो जी, सॉल्व। अब इसको पहले जो है ना हम रेशो में लिख लेते हैं। ये भी यूनिट रुपीज है, ये भी रुपीज है, तो यूनिट लिखने की जरूरत ही नहीं है। 750 कॉमे की जगह रेशो, उसने बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो, रेशो की फॉर्म यानी ए रेशो बी, इसने आपको एग्जांपल भी दी हुई है। और नेक्स्ट है 1250। अब बच्चों इन दोनों को जो है ना आप यूं भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको नया मेथड भी बताता हूँ। नया मेथड क्या, वही पुराना ही मेथड है। रेशो को आप इस डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ए रेशो बी भी कह सकते हो, और ए डिवाइडेड बाय बी ये भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, रेशो को। तो यानी इसकी आपने कटिंग करनी होती है ना, इनको डिवाइड करना होता है, जीरो जीरो से कैंसिल, इस तरह यहाँ से ये जीरो से कैंसिल, यहाँ पे रह गया 75 रेशो 125, यहाँ पे क्या रह गया 75 और 125, ठीक है। अब आपने इसकी कटिंग करनी होती है, तो ये दोनों किस टेबल में आते हैं ना, उससे कटिंग करनी है। अब ये 3 पे इसकी कटिंग हो जाती है, लेकिन इसकी कटिंग 3 पे नहीं होती, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको क्या कर देते हैं, 2 3 6, 3 से इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है, ऊपर आ जाता है 25। अब इसकी 3 से कटिंग नहीं होती तो वो क्या करते हैं, इसकी 5 से कर देते हैं, 5 2 10 और 5 5 5 2 10 और 5 5 25, यानी इसकी 3 से कर देते हैं, इसकी 5 से कर देते हैं। बच्चों ये आपका रॉन्ग है, ये आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये गलत है। कोई एक टेबल सिलेक्ट करना है, उन दोनों उसी टेबल से दोनों की कटिंग करनी है। तो ये आपके पास क्या आया था 75 और 125, ये दोनों 5 से होते हैं, तो 5 2 10, 5 5 25 और 5 1 5, और 3 उधर गया तो 5 7 35, तो 17 और 25। इसी तरह 5 1 5, 2 आगे वाले के साथ 25 हो गए, तो 5 5 25, और ये जी यहाँ पे 5 आएगा बच्चों। इसी तरह 5 2 10 और 2 आगे वाले के साथ, तो 5 5 25। अब ये 15 है, ये 25 है, इसी तरह ये 15 था, ये 25 था, तो 15 1 सॉरी 5 3 15, 5 5 25, तो इसकी 3 से होगी और इसकी 5 से होगी।
अब 3:5 है और ये 3/5 है, अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती, ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते। तो यही बच्चों आपके पास इसका आंसर है 3:5। इसको आप यूं भी लिख सकते हो और इसको आप जो है वो यूं भी मेंशन कर सकते हो। ये दोनों आंसर आपके ठीक है। ठीक है जी, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये तो जस्ट मैंने आपको समझ लो रफ अमल लिया उससे करवाया है, तो आप जो है ना इसको यूं सॉल्व किया करो। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका 450 सेंटीमीटर 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। लो बच्चों, अब रेशो में आपने लिखना है तो उसके लिए पहला काम जो है ना, आपने इसका यूनिट सेम करना है। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, यूनिट तो इसका सेम ही नहीं है। ये सेंटीमीटर में है, इसको भी आप सेंटीमीटर में करो। पहले नंबर पे कैसे करोगे सॉल्व। बच्चों देखो ये 450 सेंटीमीटर है और ये 3 मीटर है ना, मीटर को किस में करना है सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 × 100 ये हो गया सेंटीमीटर। तो ये 450 सेंटीमीटर, 300 300 7 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब आप इसकी रेशो फाइंड कर लो, यहाँ पे लिखो 450 रेशो 300। ठीक है, ये 0 0 से कैंसल, पीछे रह गया 45, यहाँ पे रह गया 30। अब इनकी कटिंग कर लो। दोनों किस टेबल पे आ रहे हैं 3 के टेबल पे। 3 1 जा 3, 1 आगे वाले के साथ 15, 3 5 जा 15 रेशो और 3 10 जा 30। इसी तरह अब ये 15 है ये 10 है, अब ये दोनों किस टेबल में आएंगे 5 के टेबल में। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो 3:2। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, यही आंसर है। इसको आप यूं भी लिख सकते हो 3 को डिवाइड की फॉर्म में। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये इजी से क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये थे जिसके फर्स्ट 2 पार्ट्स, इनको आप नोट कर लें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसका पार्ट 3। अब बच्चों इसमें जो है ना, देखो ये आपके पास केजी में है, एक पूरी वैल्यू ये है और एक वैल्यू आपके पास ये वाली है। इसमें ओनली 2 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू ये वाली है, एक ये वाली है। ये केजी में है और ये केजी में भी है और ग्राम में भी है। ठीक है, तो हमें तो रेशो में जो है वो यूनिट ओनली 1 चाहिए होता है ना, सेम चाहिए होता है सबका। तो ये ग्राम में है, यहाँ तो होना चाहिए था सारी ग्राम में हो या सारी केजी में हो, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये ग्राम में है, तो इसको भी हम ग्राम में कर लेते हैं, इसको भी ग्राम में कर लेते हैं। ठीक है, ताकि सिम्प्लीफिकेशन इजी हो जाए। तो देखो आपने कैसे करना है बच्चों सॉल्यूशन। ये 4 केजी है, केजी से अब हमने किस में जाना है ग्राम में। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 × 1000 और ये केजी से किस में हो गया, जब 1000 लिख दिया तो ये बच्चों हो गया ग्राम में। ठीक है, ये पॉइंट ज़हन में रखना। और कॉमा और 2 केजी है, केजी से किस में जाना है ग्राम में। तो 2 को 1000 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो केजी से किस में आ गया ग्राम में। ठीक है, ये हो गया ग्राम में कन्वर्ट। अब देखो ये 750 ये तो ऑलरेडी ग्राम में है। ठीक है, इसको हमें ग्राम में करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले ही ग्राम में है। तो इसको जो है इसमें अब ऐड कर देंगे प्लस 750 ग्राम। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 ग्राम, कोमा 2 को 1000 से किया तो 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। अब बच्चों एक वैल्यू ये है एक ये वाली है, इनको ऐड कर देना आपने। ठीक है, तो 4000 ग्राम कोमा 2000 और 750 दोनों ग्राम में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2750 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ग्राम में। अब आपने बच्चों ये भी ग्राम में है ये भी ग्राम में है, इसकी रेशो फाइंड कर लेनी है। 4000 रेशो 72750, जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। 0 0 से कैंसल, पीछे क्या रह गया 400 रेशो 275। अब इसकी और इसकी कटिंग करनी है,
तो ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 5 से कटिंग हो रही है। तो 5 8 जा 40 और ये वाला 0 एज इट इज, और यहाँ से 5 5 जा 25, 2 आगे वाले के साथ, ये हो गया 25 और 5 5 जा 25। अब इसकी किससे कटिंग होती है, फिर 5 से हो जाती है। तो 5 1 जा 5, 3 बच के, वो आगे वाले के साथ 30, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये 16:11 आ गया। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया, और इसको आप यूं भी लिख सकते हो 16/11। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका थर्ड पार्ट था। उम्मीद है कि ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये आपके पास केजी में था, इसको हमने ग्राम में किया, सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया। इसकी रेशियो फाइंड हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 4 है। अब देखो बच्चों, ये आपके पास 3 टर्म्स नहीं है, ये ओनली 2 टर्म्स है। ये जो कॉमा होता है ना, इससे इधर वाली एक और कॉमे से इधर वाली दूसरी, ठीक है। अब ये आपको ना उसने डॉट लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डॉट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो रेशो की फॉर्म में बच्चों हम कब लिख सकते हैं, जब उनके यूनिट सेम होते हैं। ये वाला मिनट में है, ये सेकंड में है, ये आवर में है। तो इसका यूनिट सेम करना है। जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, उसमें आपने उसको कन्वर्ट कर लेना होता है। छोटा यूनिट क्या है, सेकंड। तो इस पूरे को आपने किस में कन्वर्ट करना है, पहले सेकंड में। तो देखो, ये मिनट है, 27 मिनट और 30 सेकंड। इनमें टोटल सेकंड कितने बनते हैं वो बता लेने हैं, और 1 आवर में टोटल सेकंड्स कितने होते हैं वो बता लेने हैं। तो देखो, ये मिनट है, 27 मिनट से मुझे किस में जाना है, सेकंड में। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 से मुझे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और मिनट से किस में आ गया, सेकंड में। और ये तो पहले ही सेकंड में है ना, इसको इसमें ऐड कर देना, जैसे पार्ट 3 में किया इसके, ठीक है। इसको इसमें ऐड, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड में है, और कॉमा 1 आवर है। बच्चों, आवर से जाना है आपने सेकंड में। तो आवर से छोटा क्या होता है, मिनट। ये होता है घंटा, घंटे से पहले यानी छोटा मिनट, ठीक है। तो पहले इसको मिनट में करेंगे। 1, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में आ गया, मिनट में, ठीक है। अब देखो, 27 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा बच्चों 6 7 42 और 6 2 12 और 14 और 7 0 1420 आपके पास जो है वो इसका आंसर आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। साथ ये सेकंड प्लस 30 सेकंड और कॉमा। अब बच्चों 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मिनट। ये किस में आया, मिनट में। अब ये 1420 सेकंड है और ये 30 सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, और ये क्या हो रहे हैं, ऐड। आप इनको ऐड कर देना, तो 1450 सेकंड, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और कॉमा, अब ये 60 मिनट हमने किस में जाना है, सेकंड में। तो ये अभी मिनट में आए हैं, तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिनट से किस में आ गया, ये सेकंड में। ये तो ऑलरेडी सेकंड में हो चुका है, और 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 सेकंड। अब बच्चों देखो, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, कर लिया ना हमने इस पूरे क्वेश्चंस को। अब आपने इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेना, 1450 रेशियो 3600। अब ये जीरो से कैंसल, पीछे क्या रह गया, 145 और 360। अब बच्चों आपने कोई एक ऐसा टेबल सिलेक्ट करना है, छोटे से छोटा, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 5 जो है ना, इन दोनों को डिवाइड कर देता है। 5 2 10, ठीक है, 4 बच गया, 4 आगे वाले के साथ चला गया तो वो हो गया 45। तो 5 9 45। रेशो 360 है, इसका यही आता है। 5 2 10 और 4 जी बिल्कुल, और इसको भी करें 5 7 35, ये आ जाएगा। यानी कि कैलकुलेटर आपको अलाउ है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने जस्ट इसको 5 से डिवाइड करना, ये आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही बच्चों आपके पास इसका आंसर है। और इस आंसर को आप यूं भी लिख सकते हो, और 29/72 29
ओवर 72, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले बच्चों, ये था इसका पार्ट 4। आगे इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं, वो यहीं पे ही हो जाएगा, वो छोटा सा। पार्ट 5 है बच्चों इसका। जी बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे मैंने भी चेक किया कैलकुलेटर पे, वो आ रहा है 1620। ठीक है, ये मैथ्स है, मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई की अक्सर टीचर से भी जो है वो मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपने माइंड नहीं करना। यहाँ पे जो है जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आगे कर देता हूँ इसको। अक्सर जब आप बच्चों, आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपसे भी अक्सर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है, तो फिर आप उसको दोबारा करेक्ट कर लेते हो। तो इसको आप कर लें। तो 165 रेशो 360 है, इसको आप 5 से कटिंग करें, 5 3 ज़ा 15, 1 आगे वाले के साथ, तो 5 3 ज़ा 15, और इसकी 5 7 ज़ा 35, 1 बच गया, वो आगे वाले के साथ 10 हो गए, तो 5 2 ज़ा 10। अब देखो 3 से हो जाएगी इनकी कटिंग, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 3 2 ज़ा 6, और 3 4 ज़ा 12। तो ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, और इसको आप जो है ना यूं भी लिख सकते हो 11/24, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। वो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको आपने करेक्ट कर लेना, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आगे इसका लास्ट पार्ट है 5 75 डिग्री और 2 to 5 डिग्री। अब बच्चों देखो, इसको भी आपने रेशो में लिखना है, उसके लिए यूनिट सेम होना चाहिए। इसका यूनिट क्या है? डिग्री। इसका क्या है? डिग्री। ये तो सेम है, तो डायरेक्ट आप इसको जो है वो सॉल्व कर दोगे। तो हम इसको रेशो में लिखेंगे 75 रेशो 2 to 5। अब बच्चों आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखें किस टेबल से जो है इसकी कटिंग होती है। 3 से इसकी कटिंग हो जाती है, आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 3 से करता हूँ मैं, 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया वो आगे वाले के साथ, तो 3 5 ज़ा 15, और इसकी भी 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया वो आगे वाले के साथ, 3 5 ज़ा 15। अब ये 25 रेशो 75, इसकी करें कटिंग। अब इसकी 5 से हो जाएगी, 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। फिर इसकी 5 से हो जाएगी, 5 1 ज़ा 5, और 5 3 ज़ा 15। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया 1:3, और इसको जो है वो आप यूं भी लिख सकते हो 1/3, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 1 उसके तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इनको जो है वो अब आप नोट कर लें। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही था, इजी था, यूनिट सेम करने थे, उनको सिंप्लीफाई कर देना था। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। अब बच्चों इसमें भी आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, तो इसका सॉल्व करते हैं जी। अब बच्चों देखो, थर्ड प्रोपोर्शन में आपके पास जो सेकंड टर्म होती है उसको आपने रिपीट करना होता है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, वो हम लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड प्रोपोर्शन। वैसे तो मोस्टली हम जो है एक्स लेट करते होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें उसने एक्स वाला कहीं वेरिएबल यूज नहीं किया, तो लिहाजा हम जो है वो फिर एक्स ही लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, फर्स्ट वाली पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो, और पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये चीज मैंने लिखी है। अब सेकंड वाली जो है वो रिपीट होनी होती है थर्ड प्रोपोर्शन में, तो p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और प्रोपोर्शन सॉरी रेशो x, जो आपने लेट की थी थर्ड प्रोपोर्शन लास्ट पे x, इसमें जो सेकंड वैल्यू है ना वो रिपीट होनी होती है। तो अब उसी तरह ही प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो मीन वाली टर्म्स आपके पास ये वाली हैं, इनका प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो इनको जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा।
पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैंने इस चीज से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया जी मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये चीज, ये मेरा आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन। किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर ये वाली पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और ये प्रोडक्ट होगा जी एक्स, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपने फाइंड किसको करना है? एक्स को, तो जिसको फाइंड करना हो उसको सेपरेट रहने दिया जाता है, तो एक्स को फाइंड करना है, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की इस तरफ आके डिवाइड होगी। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डिवाइड किस फॉर्म में होगी, कैसे होगी? तो बच्चों अगर यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म है ना, जब ये इधर आएगी तो इसकी फ्रैक्शन उल्ट जाएगी, यूं हो जाएगा। ये सारा जो है वो मैं सेम लिख रहा हूँ एज इट इज, पी माइनस क्यू अब पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये वाली p माइनस क्यू और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये मैंने लिखा है सारा एज इट इज, ठीक है। और ये इधर आके इसे होगा डिवाइड, डिवाइड इस फॉर्म में होगा कि ये उलट जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, और इज इक्वल टू एक्स जो है वो उधर उसी तरह ही आ जाएगा। तो यहां तक हो गया। अब बच्चों जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, वो कैसे है? इसके आपके देखो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है, इसका फार्मूला बना है ना, आगे जस्ट इनके फार्मूलास ओपन करने हैं, पहले आप इतना नोट कर लें। तो क्योंकि आप इनके फार्मूलास भी ओपन करने हैं तो जरा एक लेंथी सा स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, तो आप पहले इस हिस्से को नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हो गया। यहाँ पे ये वाला तो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने इसमें इस तरह लगा दिया लाइन के ऊपर ही रहे। अब ये चीज आ गई है ना, अब इसमें बच्चों देखो p माइनस क्यू ये वाला और ये वाला मैं लिख रहा हूं एज इट इज, देखें जरा, p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट जो है वो इस पूरे पे आएगी। इसी तरह ही ये वाली चीज भी मैं सेम लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इनको तो मैं सॉल्व नहीं ना कर सकता, जस्ट ये पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है, इसका फार्मूला ओपन करना है मैंने, p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो ये पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी यानी कि p प्लस क्यू और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। बच्चों आपको फार्मूला आने चाहिए, ठीक है। आप 10th क्लास में हो तो उसमें फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि तकरीबन हर क्वेश्चन में फार्मूला यूज हो रहा है क्यूब का। और नीचे वाले एज इट इज, नीचे है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये भी तो एक फार्मूला है ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स, ये वाला एज इट इज। अब बच्चों देखो क्या क्या किससे कट रहा है, ये है p माइनस क्यू और ये है p प्लस क्यू, तो ऊपर p प्लस क्यू है, ये सेम कट हो गए, ऊपर नीचे आपने कटिंग करनी है, ठीक है। अब ये p माइनस क्यू है, यहां से p माइनस क्यू ये है, तो बच्चों लिहाजा ये भी कट गए, ठीक है। ऊपर नीचे, यहाँ ये नीचे था ये ऊपर था। अब ये देखो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है, ये और ये सेम है, तो लिहाजा ये भी कट गए, तो पीछे क्या रह गया? p माइनस क्यू और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये ही बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बच्चों क्वेश्चन इजी था, जस्ट इसमें फार्मूला जो था वो हमने लगाना था, फार्मूले से पुट किया, तो जो कट रहे थे उनको काट दिया, तो बाकी जो बचा वो आंसर आ गया। तो ये था जी हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1। उसके फर्स्ट 6 पार्ट्स जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके है भी 6 ही थे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। जिस बच्चे को स्टेटमेंट समझ आ जाती है लिखी हुई कि इसमें वो पूछ क्या रहा है और उसने गिवन क्या दिया है, तो बच्चों उसका 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो इससे हमें ये पता लगा कि स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या दी है उसने, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, जिसमें 25 गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, और बाकी जितने बच्चे बचे हुए हैं वो बॉयज हैं। ठीक है, तो कहता है जी कंप्यूट दी रेशो ऑफ, रेशो जो है आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज की और टोटल स्टूडेंट्स की आपने रेशो फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो अब बॉयज कितने हैं, बॉयज उसने यहाँ पे नहीं दिए हुए, वो कहता है 60 स्टूडेंट्स टोटल हैं क्लास में, इसमें 25 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं। तो पहले हम बॉयज फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बॉयज, अब बच्चों इसमें हमें ना जस्ट बॉयज चाहिए और टोटल स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स उसने हमें दिए हैं जो कि कितने हैं 60। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जी टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 60। ठीक है, और 25 स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स हैं, 25 यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की तादाद है, नंबर ऑफ गर्ल्स 25, और वो कहता है जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बच जाते हैं वो बॉयज हैं। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। अब बच्चों रिमेनिंग कैसे निकलेगा, टोटल 60 है, 25 गर्ल्स हैं, ये निकाल दोगे, बाकी जो बचेंगे वो बॉयज होंगे। तो 60 माइनस 25, तो आंसर क्या आ गया, इसी के ही आगे लिख लेते हैं 60 माइनस 25 35। तो बॉयज की तादाद कितनी है 35। अब वो कहता है अपनी रेशो फाइंड करनी है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हो नाउ वी कैलकुलेट रेशो ऑफ, बच्चों ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वैसे अगर आप लिख लोगे ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। उसने बोला बॉयज की और टोटल स्टूडेंट्स की, यहाँ पे आपने लिखना बॉयज रेशो और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स। अब वैल्यूज तो आपने इनकी निकाल ली है ना, बॉयज 35 है, टोटल स्टूडेंट्स 60 है, तो पहले बॉयज है इसकी जगह आ गया 35, रेशो टोटल स्टूडेंट्स 60। अब आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया इस एक्सरसाइज 3.1 का, ये सेम वही काम बन चुका है। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो दोनों किस टेबल में आ रहे हैं 5 के टेबल में, तो 5 7 35 और 5 1 5 5 2 10। अब बच्चों ये आ गया 7, ये आ गया 12। अब इनकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते। तो बॉयज और टोटल स्टूडेंट्स की रेशो क्या निकली है 7:12। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। और बच्चों आप इसको जो है ना यूं भी लिख सकते हो 7/12, ये आपका इसका आंसर है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया और ये इजी भी था। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी बच्चों नेक्स्ट पार्ट है, अब आपने रेशो फाइंड करनी है इसमें बॉयज टू गर्ल्स की। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं ये भी हमने फाइंड किए थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने दिए थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या टोटल स्टूडेंट्स आप लिख लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स 60 और उसके बाद 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की तादाद वो है 25, और इसी तरह रिमेनिंग आर बॉयज, रिमेनिंग आर बॉयज, तो वो 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 35। ये अभी हमने इसके पार्ट 1 में किया था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से कर दिया। अब बच्चों आपने रेशो फाइंड करनी है बॉयज से गर्ल्स की।
तो यहाँ पे आपने लिखना है बॉयज रेशो, यहाँ पे गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 35, यहाँ पे आ गया 35, रेशो गर्ल्स कितनी है 25, यहाँ पे 25। अब इन दोनों की कटिंग कर देनी है, तो 5 से कर लेते हैं, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, तो 7:5। अब ये इनकी और कटिंग नहीं हो सकती, तो यही आपके पास इसका आंसर है। और इसको आप बच्चों यूं भी लिख सकते हो 7/5, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपने इसके दोनों पार्ट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसको आप नोट करें, आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों इसमें कहता है जी, इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y। बच्चों जो रेशियो होती है ना उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और वो कहता है आपने ना, ये उसने गिवन है और कहता है x रेशियो y यानी x ओवर y की जो वैल्यू है वो आपने बतानी है क्या है। इसको सॉल्व करना है और यहाँ से x रेशियो y फाइंड कर लेना, सिंपल, खत्म। तो मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन बच्चों देखो, ये आपका क्वेश्चन है 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। अब बच्चों देखो, इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 3 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 4 दा 12 7x माइनस और 3 5 दा 15 7y इज इक्वल टू ये वाला एज इट इज, क्योंकि इसमें तो ब्रैकेट ही नहीं है जो हम मल्टीप्लाई कर सकें। अब बच्चों क्या करना है आपने, जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लो और जो y वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लो, ताकि आप जो है x वाली को इकट्ठा कर लो, y वाली को इकट्ठा कर लो। तो x वाली कौन सी है, एक ये रही 12x और एक इक्वल के उस तरफ है, उस तरफ प्लस की है, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये आ गया माइनस 2x। अब y वाली है ये माइनस 7y और y वाली कहाँ पे है, ये रही, ये यहां से जब इक्वल के उस तरफ जाएगी तो इसका साइन बच्चों चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 15y। अब 12x में से 2x माइनस हो गए तो पीछे कितने रह गए 10x इज इक्वल टू माइनस 7y प्लस 15y। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 15 नहीं जा सकते, आप 15 में से 7 निकालोगे तो 8 आएगा, ये मैंने लिखा 8। साइन कौन सा, बिगर नंबर 15 है बिगर, इसके साथ प्लस का 7y। बच्चों वैसे भी कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -7 प्लस 15, आपको वो +8 दे देगा। वेरिएबल उसने y यूज किया, आपने भी y मेंशन कर देना। इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने फाइंड करना है, ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने इसको कर दिया है। और वो कहता है x रेशो y फाइंड करनी है, x रेशो y। बच्चों इसको जो है ना आप यूं भी लिख सकते हो, ठीक है, रेशो को ओवर की फॉर्म में। तो बेसिकली हमने x ओवर y फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो x तो यहाँ पे आ गया ना, ये x लिख दिया मैंने। अब 10 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। 8y 10 यहाँ आके डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है जी, हमें क्या चाहिए, x तो आ गया, इसके नीचे क्या है y क्या हो रहा है डिवाइड, तो इसके नीचे हमें y चाहिए, तो y इक्वल के उस तरफ है, तो उसको हमने यहां से इधर लेकर आना है। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे y 8 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इक्वल के ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखो बच्चों x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 10, ये चीज आ जाएगी। अब ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 8 और 10 की कटिंग हो सकती है, तो आप इसकी कटिंग करें, x ओवर y इज इक्वल टू 2 के टेबल से, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो x ओवर y की वैल्यू क्या आ गई 4 ओवर 5। और आपको पता है इसको आप यूं भी लिख सकते हो, x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5, ठीक है। x रेशो y है ना, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो फ्रैक्शन को भी तो इसमें लिख सकते हो ना, इसी तरह ये फ्रैक्शन में आया, इसको आप यूं लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब बच्चों मैं आपको ना इसमें मेन स्टेप बताता हूँ कि मेन स्टेप इसमें कहाँ पे यूज हुआ है। मेन स्टेप सिर्फ ये वाला है,
यहाँ पे इसके बाद जो है ना ये मेन काम, और तो इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। आपने जो चीज फाइंड करनी है ना वो चीज बनानी है। 10x इज इक्वल टू 8y था, x चाहिए था, यानी ये यहाँ पे x चाहिए था, ये हमने सेपरेट कर दिया। 10 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड। अब इसके नीचे हमें y चाहिए, तो y तो इक्वल के उस तरफ था, उसको हमने इधर लेकर आना है। इधर यहाँ पे इससे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन का उसूल है। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज आ गई, और ये फ्रैक्शन को हमने रेशो में लिख दिया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों इजी सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था इतना। इसको जो है वो अब आप नोट करें, आगे जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया जी? जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रेशो, उसने ये रेशोज दी हुई हैं 2p+5, रेशो 3p+4 एंड 3:4 आर इक्वल। एक रेशो आपकी ये वाली है और एक रेशो ये वाली है, और वो कहता है जी ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां से आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में बच्चों आपने लिखना है जी रेशो 2p+5, 2p+5 रेशो 3p+4। ये कहता है जी इक्वल है किसके, 3:4 के, इज इक्वल 3:4। ये उसने आपको क्वेश्चन में बोल दिया। ये हमने उसकी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, अब बच्चों देखो ये रेशो है ना, अब इसमें रेशो को आपको पता है डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 2p+5 रेशो को फ्रैक्शन में 3p+4 इज इक्वल टू 3:4 है तो 3/4। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर इसको हम यूं भी तो कर सकते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं इसमें, तभी तो ये हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल तब भी हो जाएगा। ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। रेशो को आप यूं भी लिख सकते हो इक्वल टू, और ये रेशो था इसको मैंने यूं लिख दिया। आप चाहो ना इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये नेक्स्ट स्टेप में वही चीज बननी है, ठीक है। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में यही मेथड आ जाना है। अब जो है वो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वल है, फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2p+5 को 4 से इज इक्वल टू 3 को 3p+4 से, ये आपने इस तरह करना है मल्टीप्लाई। अब 4 2 8, 8p+4 5 20, यहाँ से 3 3 9, 9p और 3 4 12। अब बच्चों आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है जिसको फाइंड करते हैं उसको अकेला रहने देते हैं। तो p वाली हमारे पास दो वैल्यूज है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। तो इनको हमने इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा कैसे होगा, चाहे इसको इक्वल के उस तरफ ले जाओ या इसको इक्वल के इस तरफ ले आओ, किसको लेके आए बच्चों। मैं आपको एक चीज यहाँ पे पॉइंट बताता चलूं कि छोटी चीज को ना बड़ी चीज के पास लेके जाना आसान होता है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे एक बेड पड़ा है और यहाँ पे एक सोफा है। अगर मैं कहूँ कि इनको साथ कर दो, तो आप क्या करोगे, सोफे को वो बेड के पास लेके जाओगे या बेड को उसके पास ले जाओगे। इसमें कौन सा मेथड इजी है, सोफे को उठाओगे बेड के पास ले जाओगे, ये इजी है मेथड, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत भी कम है। इसी तरह ये 8p है, ये 9p है, ये बड़ा है और ये छोटा है, छोटे को बड़े के पास लेके जाना आसान होता है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप इसके पास ले आओ। तो p वाले जो है वो इस साइड पे कर लो, 9p, ये +8p है, इक्वल किस तरफ आएगा तो -8p। इसी तरह काउंटिंग वाले 20 है, ये 12 है, इसको इक्वल किस तरफ कर लो, तो 20, ये +12 है, इधर आएगा तो -12, ठीक है। बच्चों आप चाहते ना 9p को भी इधर लेके आ सकते थे, वो फिर आपका एक स्टेप और इंक्रीज हो जाना था, फिर आपको माइनस जो था वो इशू करना था। आपने ये पॉइंट हमेशा जहन में रखना है कि छोटी चीज को बड़ी चीज के पास लेके जाना आसान होता है। अब 20 में से 12 गए 8, और 9p - 8p ओनली 1p,
तो इसके साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा बच्चों, बहुत से बच्चे ना इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो इस तरह होना चाहिए था ना, आपने तो 8 इज इक्वल टू पी लिख दिया। बच्चों ये कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना, ये एक ही बात है। चाहे वैल्यू तो ये पी की है ना, चाहे उसको उधर लिख लो इसको इधर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ये आ गया आपके पास आंसर, इसको आप सीधा करके लिख लो, पी इज इक्वल टू 8। ओके, तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। If the ratios 3x plus 1, ratio 6 plus 4x and 2 ratio 5 are equal, find the value of x। अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन A to Z सेम जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। उसमें आपने P की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसने जो है वो वेरिएबल P यूज किया था, अब इसने वेरिएबल X यूज कर लिया। तो इसमें जस्ट आपने X की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में P की वैल्यू फाइंड की थी। तो सॉल्यूशन, अब बच्चों देखो एक ये चीज है 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x, वो कहता है जी ये रेशो एंड 2 रेशो 5, ये दोनों रेशो जो हैं वो इक्वल हैं, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वल है उसने बोला हुआ है, यहाँ पे इक्वल लिखो और 2 रेशो 5। अब बच्चों चाहे आप इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लो जो इस तरह आप करते हो, या इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके सॉल्व कर लो, लेकिन जो है ये रेशो है, रेशो को आपको पता है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लेता हूँ। तो 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 ओवर 5। ये चीज रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन हो गई है, ये भी फ्रैक्शन है और दरमियान में इक्वल है। तो बच्चों जब भी इस तरह की फॉर्म बने ना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 को किया जी 3x प्लस 1 से और 2 को किया जी 6 प्लस 4x से। ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और ये x। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की। तो जिसको फाइंड करना होता है बच्चों उसको सेपरेट रहने देते हैं। तो x फाइंड करना है, x वाली टर्म एक ये है और एक टर्म ये है, इनको हमने सेपरेट कर देना, यानी एक साथ कर देना, अलग रख लेना। तो इसको उधर ले जाए या इसको इधर ले आए, तो ये मैंने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि छोटी चीज को बड़ी चीज के पास ले जाना आसान होता है। तो छोटा इसमें 8x है ना, इसको आप इसके पास ले आओ 15x के पास। 15x ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और यहाँ पे आप जो है वो गिनती वाले रख लो, काउंटिंग वाले। ये 12 है, ये 5 है, 12 तो है ही इधर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब ये +5 है, ये इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ले बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप 15x माइनस 8x, 15 में से 8 गए 7, 7 वेरिएबल x, 12 में से 5 गए 7, 7 वेरिएबल x। अब वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो 7 इसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है कि ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों स्टेटमेंट जो होती है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। 2 नंबर्स आर इन दी रेशो 5:8। इस रेशो में 5:8 में 2 नंबर्स हैं। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, और उन नंबर्स में 9 जो है हर एक नंबर में ऐड हो रहा है, वी गेट अ न्यू रेशो। तो जो न्यू रेशो बनती है वो इक्वल होती है 8:11 के। फाइंड द नंबर्स, तो आपने जो है वो नंबर्स फाइंड करने हैं। 2 नंबर्स जो इस रेशो में ऐड हो रहे हैं, इस रेशो में जिसमें 9 जो है ऐड होता है, वो आपने नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं। अब वो कौन से नंबर्स है वो हमें नहीं पता, ठीक है।
तो इसको सोल्यूशन में करते हैं जी। पहले तो हम लेट कर लेंगे कि जो नंबर्स है ना, लेट नंबर्स बी एक्स, कि वो हमने लेट कर लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स। अब इसकी कंडीशन के मुताबिक कि इसने रेशो दिया 5:8, तो देखो बच्चों 5:8 दिया ना। अब इसमें दो नंबर्स हैं, वो हमने नंबर्स क्या लेट किए हैं, एक्स, ठीक है, वो इसका भी है इसका भी है, तो इसके साथ जो है वो हम एक्स लिख देंगे। 5x/8x, इनके साथ हमने एक्स लगा दिया। अब वो कहता है इफ 9 इज एडिड टू ईच नंबर, अब नंबर्स क्या बन गए हैं, 5x और 8x। अब इनमें जो है वो हम 9 को ऐड करते हैं, इसमें भी उसने बोला हुआ है एडिड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 9 को ऐड किया जाएगा। तो बच्चों आपको पता है कि ये रेशो की फॉर्म है, और रेशो जो होती है उसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 5x रेशो को डिवाइड की फॉर्म में 8x, यूं इसको लिख सकते हैं। अब इसकी कंडीशन के मुताबिक वो क्या कहता है कि 9 जो है वो इसमें ऐड हो रहा है हर नंबर में, तो देखो बच्चों इसमें भी ऐड कर देना है, इसमें भी ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पे आप स्टेटमेंट बना के लिख लेना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5x + 9 8x + 9। उसके बाद वही गेट अ न्यू रेशो, और जो न्यू रेशो बनती है वो किसके इक्वल है, 8:11 के। तो बच्चों ये किसके इक्वल आ गई, 8:11 है ना, तो रेशो को आप डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने जो है वो दो नंबर्स बताने हैं, तो इसमें जो है वो आप x की वैल्यूज फाइंड कर लो, आपके पास सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो इस सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 को पहले करना है 5x + 9 से, फिर 8 को करना है जी 8x + 9 से, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 11 5 = 55 प्लस 11 9 = 99 इज इक्वल टू 8 8 = 64x और 8 9 = 72, ये चीज आ जाएगी। अब बच्चों यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो x वाली जो होती है ना उनको आपने एक साइड पे कर लेना है। x वाली कौन कौन सी है, एक ये है एक ये है, एक इक्वल के इस तरफ एक इक्वल के उस तरफ। तो जैसे मैं आपको बताता होता हूँ बच्चों कि जो चीज छोटी होती है उसको बड़ी वाली के पास लेके जाना आसान होता है। तो छोटी ये वाली है ना 55x, इसको इसके पास लेके आना आसान है, तो हम इसको इसके पास लेकर आएंगे, x वाली को एक साइड पे कर लेंगे। 64x, यहाँ पे ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 99 और ये प्लस 72 का इधर आएगा तो -72 हो जाएगा। अब 99 में से 72 चले गए तो पीछे कितने रह गए, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 27, और 64 में से 55 चले गए तो पीछे रह गए 9x। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 27 इज इक्वल टू 9x है, x इज इक्वल टू 27/9, तो 9 1 = 9, 9 3 = 27। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो उसने बोला था आपने फाइंड द नंबर्स फाइंड करने हैं, इस रेशो में जो दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं वो आपने बताने हैं। तो ये हमने बनाए थी ना 5x और 8x, ये दो नंबर से। अब इसमें आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास दो नंबर्स आ जाएंगे, एक यहां से आ जाएगा एक यहां से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 5x इज इक्वल टू 5 एज इट इज, x की वैल्यू 3, तो 5 3 = 15, एक नंबर क्या आ गया बच्चों 15। इसी तरह नेक्स्ट क्या है 8x, तो 8x इज इक्वल टू 8 एज इट इज, x की जगह उसकी वैल्यू, तो ये 24। तो जो दो नंबर्स आए हैं जो हमने फाइंड किए हैं वो कौन से हैं, 15 और 24। टू नंबर्स आर 15 and 24, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। उसने बोला था दो नंबर्स हैं इस रेशो में,
और उनमें 9 ऐड हो रहा है, तो ये रेशो थी, इसमें दो नंबर्स कौन से थे वो हमें नहीं पता, वो हमने लेट कर लिया कि x है, x इसके साथ भी लिखा, इसके साथ भी, और रेशो को जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो इक्वल है, उसने बोला था न्यू रेशो के, जो कि 8:11 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 8:11, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद जो दो नंबर्स थे, एक 5x और एक 8x, इनमें वैल्यू पुट की तो दो नंबर्स हमारे पास फाइंड हो चुके। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट करें, आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह जैसे आपने वो सॉल्व किया, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसको जो है वो आप खुद सॉल्व करें, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। इसकी स्टेटमेंट देखें जरा, इसमें क्या कहता है, इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो, ये रेशो उसने दिया है और कहता है जी 10 जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, इन ईच नंबर ऑफ द रेशो वी गेट अ न्यू रेशो 1:2, व्हाट आर द नंबर्स, तो आपने बताने नंबर्स क्या होंगे, उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 था। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन, अब बच्चों उसने बोला है कि आपने ना व्हाट आर द नंबर्स, नंबर फाइंड करने हैं जिसमें इस रेशो में 10 ऐड हो रहा है, तो आपने जो है वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो एक रेशो आपकी ये वाली है 4:3, इन ईच नंबर ऑफ द रेशो, इनमें 10 जो है वो ऐड हो रहा है, तो वो नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर हमें नहीं पता कौन से हैं, तो वो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स x, के वो x है, ठीक है। अब रेशो उसने कौन सी दी है, ये वाली 4:13, 4:13। अब वो कहता है जी इसमें इन ईच नंबर, इसके हर नंबर में 10 जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है, रेशो ये है, और उसके नंबर कौन से है वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करने हैं, वो हमने लेट कर लिए हैं x, ठीक है। तो इसके साथ बच्चों 4, इसके साथ भी x लिख देना है, और 13 है, इसके साथ भी x, ताकि हम ये नंबर जो है वो फाइंड कर सकें। अब वही उसकी कंडीशन के मुताबिक वो क्या कहता है, 10 जो है वो इन ईच नंबर, हर नंबर में, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, इनमें 10 ऐड हो रहा है। तो देखो बच्चों 4x रेशो 13x है, 4x रेशो को डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है 13x, इनमें हर नंबर में 10 जो है वो ऐड हो रहा है, तो +10 +10, ओके बच्चों। और फिर वो क्या कहता है, वही गेट अ न्यू रेशो, जो न्यू रेशो बनती है वो 1:2, और 1:2 को हम यूं लिख सकते हैं, इसके इक्वल है। अब यहां से आपने जो है वो x की वैल्यू निकाल लेनी है, वो इनमें पुट करनी है, दो नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इससे किया, 4x + 10 इज इक्वल टू 1 को इससे किया, 13x + 10। जस्ट बच्चों आगे इसकी मल्टीप्लीकेशन है, 4 2 8x और 10 2 20, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करो, तो x वाली टर्म्स को एक साइड पे करना है, ये 8x है, ये 13x है, तो क्या हम इसको इधर लेके आए या इसको इधर लेके जाएं। तो बच्चों याद रहे, जो आपके पास छोटी वैल्यू होती है ना, उसको बड़ी के पास लेके जाना आसान है, तो छोटा ये है, इसको बड़ी के पास लेके जाएंगे। तो 13x, यहाँ पे ये प्लस की है, इधर आके माइनस की, और ये 20, और ये +10 है, इधर आएगा तो -10। अब 20 में से 10 चले गए, पीछे कितने रह गए 10, और 13x में से 8x गए तो 5x। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करें, 10 इज इक्वल टू 5x, 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू 2। ये बच्चों x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन उसने बोला था व्हाट आर दी नंबर्स, नंबर आपने फाइंड करने हैं इन ईच नंबर ऑफ द रेशो, इस रेशो में जो कि 4x और 13x थे। अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास यहाँ से एक नंबर आएगा, फिर इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। अब देखो जी 4x इज इक्वल टू 4 एज इट इज, x की वैल्यू 2, 4 2 8, फर्स्ट नंबर आ गया 8, सेकंड 13x है, 13 एज इट इज, x की वैल्यू 2, तो सेकंड नंबर क्या आ गया 26, 13 2 26। अब आप यहाँ लिख सकते हो व्हाट आर दी नंबर्स, नंबर्स आर
numbers are 8, 26. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था जैसे आपने उसको सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में ये अक्सर आ जाता होता है। अब इसमें क्या कहता हूँ, ये है भी इजी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट रुपीज 250। आपने 8 किलो आमों की जो है वो कीमत बतानी है कितनी होगी, जबकि वो कहता है 5 किलो की जो कीमत है वो इतनी है। ठीक है, ये आपके वो रेशोज वाले क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। 8 किलो आमों की कीमत बतानी है जबकि 5 किलो की इतनी है। तो सॉल्यूशन, अब बच्चों इसमें क्या क्या आपको गिवन है, एक मैंगोस बताए हुए हैं और दूसरा उनकी प्राइस बताई हुई है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मैंगोस, वेट ऑफ मैंगोस कह लें, मैंगोस वेट। ठीक है, और और क्या चीज बताइए आपको, प्राइस, उनकी कॉस्ट, कॉस्ट। ठीक है, प्राइस बताई हुई है। अब बच्चों देखो इसमें वो कहते हैं जी 5 kg जो मैंगोज है ना वो 250 रुपीज के हैं। उनका वेट कितना है, 5 kg। ठीक है, और उनकी प्राइस कितनी है, वो आपके पास है 250। इतना क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। उसके बाद कहता है आपने 8 kg मैंगोज की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। मैंगोज का वेट कितना है, 8 kg, यहाँ पे मैंने लिखा है 8 kg, और उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अब वो मुझे नहीं पता 8 kg मैंगोज की कॉस्ट कितनी है, तो मैं लेट कर लूंगा कि वो कॉस्ट है एक्स। ठीक है, अब बच्चों इस चीज पे आपने गौर करना है। 5 किलो आम 250 में आ रहे हैं, तो 8 kg आम कितने में आएंगे, जाहिर है ज्यादा पैसों में आएंगे ना, क्योंकि आम यहाँ से कम थे, उनकी कीमत भी कम थी, अब आम ज्यादा हो गए तो उनकी कीमत भी ज्यादा होगी। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आ जाएगा क्वेश्चन। एरो दोनों ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से अगर देखो एक चीज बढ़ती है ना, अगर उसके साथ दूसरी चीज भी बढ़ेगी तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्टली 5 किलो 250 में आ रहे हैं, तो 8 किलो जाहिर है ज्यादा पैसों में आएंगे ना, इसलिए दोनों ही बढ़ गए, कीमत भी बढ़ गई, यहाँ से आम भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये टेल होती है, ये हेड होती है। जब इसको सॉल्व किया जाता है टेल पहले लिखते हैं, हेड बाद में। तो 8/5 इज इक्वल टू, यहां से टेल पहले, x/250। अब बच्चों वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आम से निकाल लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो। ठीक है, या इसका इजी हल भी है मेरे पास कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 250 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो। तो 8 × 250 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे रह गया x। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यूज आ जाएगी। 5 1 5, 5 5 25, 0 एज इट इज। 8 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 50, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि x इज इक्वल टू 400 रुपीज। ये तो अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट बना के लिख भी सकते हो कि 8 kg कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज, कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज 400 रुपीज। इसके साथ आप रुपीज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, ये जो है हमने सॉल्व कर लिया है, इसको आप नोट कर लें, और ये पेपर में अक्सर आया होता है। तो अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों इसमें कहता है जी इफ a/b इज इक्वल टू 7/6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b 7b - 5a। अब ये उसने आपको दे दिया, कहता है अगर ये इसके बराबर है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन,
अब बच्चों देखो ए रेशो बी है, यहाँ पे मैंने लिखा ए रेशो बी इज इक्वल टू 7:6। अब आपको पता है रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a/b इज इक्वल टू 7/6। ये हम इसको यूं लिख सकते हैं, a/b इक्वल है किसके, 7/6 के। ओके, अब देखो उसने बोला है आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3a। नाउ वी फाइंड 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, ये है इसकी वैल्यू बतानी है। तो बच्चों ये रेशो में है, आपको पता है रेशो को जो है वो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 7b माइनस 5a। ये मैंने बच्चों इसको फ्रैक्शन में लिख लिया है। अब हमारे पास a और b की बच्चों वैल्यू गिवन है 7/6 और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर इसमें a और b होता तो हम उसकी जगह 7/6 करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते, लेकिन इशू ये आ रहा है कि इसमें a और b नहीं है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। देखो ये a है ना, इसके नीचे b होना चाहिए था, ठीक है, b आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन ये a और b नहीं है, ठीक है, ये इससे प्लस हो रहा है, तो a और b चाहिए, इसके नीचे फौरन b चाहिए हमें, तो और इसके नीचे भी b चाहिए, ठीक है। तो हम जो है मैथ्स का रूल है कि अगर कोई चीज डिवाइड होती है ना, अगर उसमें कोई चीज हम ऐड या कुछ अपने से इजाफी करना चाहते हैं ना, तो वो हमें ऊपर भी करना पड़ता है और नीचे भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमें इसके नीचे क्या चाहिए, b चाहिए, तो मैं इसमें करूंगा जी डिवाइडेड बाय b अप एंड डाउन, ऊपर भी और नीचे भी b से डिवाइड करेंगे। तो देखें बच्चों क्या बनेगा जी, 3a प्लस 5b डिवाइडेड बाय b और इसी तरह नीचे भी 7b माइनस 5a डिवाइडेड बाय b। आई होप कितनी समझ आ गई होगी, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके नीचे सेपरेट कर देना है, इसके नीचे सेपरेट, इसी तरह इसके नीचे सेपरेट, इसके नीचे सेपरेट हम कर सकते हैं। तो जब आप बच्चों इसको सेपरेट करोगे तो 3a और b प्लस 5b और b डिवाइडेड बाय 7b और b माइनस 5a और b, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे करता हूं सॉल्व, अप एंड डाउन। देखो बच्चों अब 3a और b है, 3 मैंने एज इट इज लिखा, a और b मैं इसको यूं लिख देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्लस 5b और b है, तो प्लस 5b और b को मैं यूं लिख लेता हूं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहे आप ब्रैकेट में लिख लो। उसके बाद 7b और b है डिवाइडेड बाय 7b और b और माइनस 5a और b माइनस 5a और b। ये बच्चों जो है मैंने इसको यूं लिख लिया है। मैं आपको यहाँ तक फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये है बहुत इजी बच्चों, जस्ट आपने इसकी कैलकुलेशन ही करनी है, देख के ऊपर से देख के स्टेप नीचे लिखी जाने, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, रेशो था, रेशो को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें नीचे b चाहिए था तो हमने ऊपर और नीचे b से डिवाइड करवा दिया, फिर सबके नीचे सेपरेट कर दिया, उसके बाद a और b हमने अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यू गिवन थी ताकि हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सके। अब देखो a और b किसके बराबर है, 7/6 के। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, 3 7/6 प्लस b से कैंसल तो 5 ही बच गया, डिवाइडेड बाय b से कैंसल 7 बच गया माइनस 5, और a और b की वैल्यू 7/6, ये मैंने वैल्यू पुट की और ये आ गया। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, तो बच्चों सिंप्लीफाई आपने इसको यूं करना है, 3 1 3 3 2 6, तो यहां से क्या आ गया 7/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 7 35/6, ये चीज आ गई। अब बच्चों एलसीएम लेना है जस्ट, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है,
जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उस सिचुएशन में आपने एलसीएम लेना होता है उनके डिनोमिनेटर का। अब ये फ्रैक्शन किया है तो बच्चों ये भी फ्रैक्शन किया है, इसके नीचे 1 होता है। इस तरह ये फ्रैक्शन है तो ये भी फ्रैक्शन है, इसके नीचे भी 1 है। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2। 2 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 एलसीएम आ गया, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 आए तो वो 1 है, 1 को उसके ऊपर वाले से 7 प्लस, अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 आए तो वो 2 है, 2 को उसके ऊपर वाले से 2 5 10 डिवाइडेड बाय, इसी तरह नीचे वाले के साथ 1 और 6 का एलसीएम लोगे, 6 एलसीएम आ गया। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 है तो वो 6 है, उसको उसके ऊपर वाले से 6 7 42 माइनस 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 है तो वो 1 है, 1 को उसके ऊपर वाले से, तो वो आ जाएगा 35। अब बच्चों क्या करना है आपने? 7 और 10 कितने हो गए? 17 ओवर 2, और 42 में से 35 चले गए, पीछे कितने रह गए? 7 ओवर 6। अब बच्चों ये चीज आ गई है आपके पास। अब ये डिवाइड है ना, तो देखो क्या होता है, 17 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 7 ओवर 6। बच्चों आप इसको जो है वो यूं लिख सकते हो, ठीक है? ये बड़ी वाली डिवाइड है, ये वाली। ओके, अब ये डिवाइड हो रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो ये उल्ट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ गया? 51 ओवर 7। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, ये जस्ट थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं है बच्चों। जस्ट ये देखो, यहाँ पे तो हमने वैल्यू पुट कर दी ना, अब ये वाले तो आगे सारा ये बच्चों वाला काम है जो आप छोटी क्लासेस में करते हैं। एलसीएम लेना है, प्लस माइनस करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई में चेंज करके कटिंग कर देनी है, ये तो सारा प्रीवियस क्लासेस छोटी क्लासेस का काम है, ये इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, मेन काम इसमें यही था कि आपने उसकी वैल्यू बनानी है। ठीक है, ये था, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखा, हमारे पास वैल्यू सिर्फ इसकी गिवन थी तो हमने बी से ऊपर नीचे डिवाइड किया, फिर सबको सेपरेट किया, तो ए और बी की जब वैल्यू बना ली उसमें पुट की, आगे सारी सिंप्लीफिकेशन थी। तो ये बच्चों इसका आंसर भी आ गया 51 ओवर 7। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप अब नोट कर लें। जी बच्चों, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, तो कहता है आपने इसको कंप्लीट करना है, ये उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कहता है देन 4x किसके बराबर होगा, ये आपने बताना है आगे इसका आंसर। इसमें कहता है 24/7 इक्वल है 6 ओवर x के, तो बताओ 4x किसके बराबर होगा। तो इसको सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। अब बच्चों देखो 24/7 इज इक्वल टू 6 ओवर x। अब बच्चों देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म है और दरमियान में इक्वल है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन बनेगी आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे। तो 24x और 6 को 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 4x की। x तो ये रहा हमारे पास, साथ क्या चाहिए हमें? 4। तो ये तो 24 है इसके साथ। अब आपने इस 24 को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि 4 आ जाए यहाँ पे। मेरा मतलब ये देखो 24 है ना, तो इसको अगर मैं करता हूँ जी 6 मल्टीप्लाई 4, तो अब क्या आता है? 6 4 दा 24। ठीक है, मैं इसको यूं भी कर सकता था 12 2 दा 24, लेकिन मैंने इसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू 4x की फाइंड करनी है, x के साथ मुझे 4 चाहिए, तो मैंने 4 जो है सेपरेट कर लिया। अब 4 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 24 आएगा ना, साथ ही x है ये एज इट इज, और इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब देखो 4x इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको फाइंड करना है उसको सेपरेट रहने देना है, तो ये तो इधर ही रहेगा ना फिर सेपरेट। अब 6 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। बच्चों ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से कैंसल, पीछे क्या रह गया? 7। तो 4x इज इक्वल टू 7। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों 4x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 7। तो इसको
घटा के आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 7। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानी। ये मुझे रेज करना होगा, आप नोट करना चाहें तो इसको वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हो। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है 5a/3x is equal to 15b/y, then ay is equal to, बताएं क्या होगा, ay is equal to this। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों उसी तरह जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया सेम ऐसे ही करना सोल्यूशन। बच्चों देखो ये उसने गिवन है, ये आपने लिखा यहाँ पे 5a/3x इक्वल 15b/y। अब देखो ये और सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है यूं। ठीक है, तो 5a को y से किया तो 5ay इज इक्वल टू, इसी तरह 3x को 15 से करना है, 3x को 15b से, ये मैंने ब्रैकेट डाली है कि ये मल्टीप्लाई, चले यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट। ठीक है, ओके। अब बच्चों क्या करना है, इनको करें मल्टीप्लाई। वैल्यू आपने इसमें फाइंड करनी है जी किसकी, ए वाई की, तो इसको बच्चों यूं लिखा जा सकता है ना, ब्रैकेट ओपन करके। इसी तरह इसकी भी कर लो ब्रैकेट ओपन, 3 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45, साथ एक्स भी है यानी कि बी एक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, वैल्यू फाइंड ए वाई की करनी है। ए वाई आपको ये नजर आ रहा है, तो जिसको फाइंड करना है उसको सेपरेट आने देते हैं। और 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड, 45b/5। अब आप इसकी कटिंग कर दो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया ए वाई की, ए वाई इज इक्वल टू 9bx। तो यहाँ पे आप बच्चों लिख दोगे 9bx, ए वाई की वैल्यू। तो ये हमने जो है इसको सॉल्व किया। यहाँ पे आपने ना वो चीज बनानी होती है खुद। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ गया बच्चों आंसर। तो उम्मीद है कि ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें। अब आगे इसका लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों आगे लास्ट पार्ट है इसका, इसको भी देखें, अंडरस्टैंड करें जरा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सॉल्यूशन, अच्छा बच्चों देखो ये चीजें आपको गिवन है, इनको आपने लिख लेना 9pq over 2lm is equal to 18p/5m। अब बच्चों वैल्यू जो है ना आपने इसमें किसकी फाइंड करनी है, 5q की। तो ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इनके दरमियान इक्वल है ना, इसको इससे इसको इससे, ये आपने उसूल रूल माइंड में रख लेना है, जब भी फ्रैक्शन हो दरमियान में इक्वल हो क्रॉस मल्टीप्लाई। 9pq को 9pq को मल्टीप्लाई किया 5m से, ये आ गया। ठीक है, और इज इक्वल टू 2lm को मल्टीप्लाई करना है 18p से, 2lm, ये चीज आ गई। अब बच्चों देखो नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाइंड आपने क्या करना है 5q। तो ये चीज है, इसमें देखो 5q कहाँ पे आपको मिलेगा, तो 5q ये आपस में जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप 5 को q से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 5q मिल जाता है ना। मैं इसको यहां पे करता हूं, देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 5q, ये मैंने लिख दिया 5q एक ब्रैकेट में, और पीछे क्या रह गया 9pm, ये रह गया पीछे, तो 9pm ये मैंने जी ये मेंशन कर दिया, और इज इक्वल टू, और यहां पे
जो है 18p2lm है, तो इसको चाहे आप एज इट इज लिख दो, या अगर आपने 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये 36 आ जाएगा। और साथ पी एल एम ये चीज आएगी। बच्चों फिर इसको अंडरस्टैंड करो, आपने इसमें 5q फाइंड करना था, तो 5q देखो ये बन गया 5q। तो इसमें मैंने क्या किया, 5q को सेपरेट कर लिया यहाँ पे, और पीछे क्या रह गया था 9pm। 9pm मैंने एज इट इज लिखा, इक्वल टू 18 को 2 से 36 और plm एज इट इज। ओके, अब आए आगे, फाइंड हमने इसको करना है, तो जिसको फाइंड करना है उसको सेपरेट रहने देना, तो ये तो हो गया ना सेपरेट। अब ये 9pm इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने इक्वल वाला ऐसे लिखा है, और यहाँ आके ये डिवाइड हो गया 9pm। अब बच्चों जस्ट इसकी सिंप्लीफाई कर दो, 5q की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 5q इज इक्वल टू 4। अब ये p से कट, m जो है m से कैंसिल, क्या रह गया l, तो 5q की वैल्यू क्या आ गई l। तो आप जो है उसका आंसर क्या लिख दोगे, 5q इज इक्वल टू 4l, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 3.1 का। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड x इन दी फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। ये उसने आपको एक प्रोपोर्शन दी हुई है। प्रोपोर्शन बच्चों क्या होता है, आपके पास इसमें एक रेशो ये है 3x-2 रेशो 4, और एक रेशो ये वाली है 2x+3 रेशो 7। ये दो रेशो है, जिसमें दो रेशो जो है वो इक्वल होंगी, वो आपके पास प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, इसमें से आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बच्चों ये आपने ना, आप छोटी क्लासेस में भी सीख के आए होंगे कि जब भी प्रोपोर्शन हो, एक रेशो इधर हो एक रेशो इधर हो, तो आपने सबसे पहला स्टेप जो करते थे वो ये होता था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इनको करते थे, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनको करते होते थे। ठीक है, ये मीन यानी कि दरमियान वाली, मीन होता है दरमियान, और एक्सट्रीम जो किनारों पे होती है, दूर दूर होती है, ठीक है, उनको एक्सट्रीम बोला जाता है। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, आप इसको यूं लिख भी सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बच्चों ये मैं स्टेटमेंट जो है ना, ये सिर्फ ओनली यही पार्ट्स में लिखूंगा, इसके फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये अब आपने समझ आना करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, कि इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये वाली का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये समझ लो फॉर्मूला है, इसको आपने माइंड में रख लेना, ये हर क्वेश्चन में यूज होना है जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन ये वाली है, इनका प्रोडक्ट 4 का और 2x+3 का, 4 इंटू 2x+3, और इक्वल है इनके प्रोडक्ट के 3x-2 का 7 से, 3x-2। ठीक है, अब जस्ट आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्वेश्चन 3 किया, क्वेश्चन 4 किया, क्वेश्चन 5 किया, इस एक्सरसाइज का सेम उसी तरह का ये बन चुका है। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, 7x, और 4 को 3 से 12। ओके, इसी तरह यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 7 3 ज़ा 21, 7x, और 7 2 ज़ा 14, 7 माइनस। ओके, अब बच्चों आपने वैल्यू इसमें x की फाइंड करनी है। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले भी बता चुका हूं कि आपने जो है ना, जिसको फाइंड करना होता है उसको पहले नंबर पे तो सेपरेट रखना है, और दूसरे नंबर पे एक इसमें 8x है, एक 21x है, इनको सेपरेट करोगे ना, इकट्ठा कर लोगे, तो क्या इसको आप इसके पास लेके आओगे या इसको इसके पास लेके आओगे? तो जो छोटा होगा ना नंबर, छोटी वैल्यू होगी, उसको आपने उठा के बड़ी वाले के पास लेके जाना है। तो छोटा 8x है, इसको उठा के इधर ले आओ, या यहाँ पे ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये 12 है, और ये -14 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा।
ये मैंने काउंटिंग वाले एक तरफ कर लिए हैं और वेरिएबल वाले एक तरफ कर लिए हैं। अब 12 प्लस 14 26, 21 में से 8x चले गए, पीछे कितने रह गए 13x। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, तो जिसको फाइंड करते हैं उसको अकेला रहने देते हैं। 13 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करो तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, तो x इज इक्वल टू 2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट जो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसका पार्ट 2। अब देखो बच्चों, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है और ये प्रोपोर्शन है। तो यानी ये रेशो इक्वल है, तो इनका आपने ये करना है जी, कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो पहले मैं मीन लिख लेता हूँ 3/5 और 2x/3। ये चीज है, प्रोडक्ट होता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो ये मैंने ब्रैकेट लगाई है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ये 3x-1 ओवर 7, प्रोडक्ट हो रहा है जी इस वैल्यू से 7/5 से। ठीक है बच्चों, ये आपने इस तरह इसको बना लेना है। अब आपने करना है जस्ट इसको सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों बहुत इजी है। 3 3 से कट, 7 7 से कट, पीछे क्या रह गया 2x/5। बच्चों ये जब कट हो जाता है ना, इसकी जगह 1 आ जाता है, इसकी जगह 1 1 जब 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, इस तरह 5 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5। इसी तरह 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 3x-1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x-1 आ जाएगा और 1 को 5 से किया तो 5। अब बच्चों वैल्यू इसमें आपने x की फाइंड करनी है, तो अब क्या होगा, ये तो और सॉल्व नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही। तो जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की दरमियान में इक्वालिटी का साइन हो, तो इस सिचुएशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो इसमें बच्चों आप यूं भी कर सकते हो, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 है, 5 आप 5 से कट कर सकते हो। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे ना, तब भी वो कटम कटाई होके यही चीज बचेगी आपके पास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इक्वेशन जो होती है ना, उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है, इक्वल होती है। तो अगर आप कोई चीज यहां से कट करते हो ना, तो उसको यहां से भी कट करना होता है, क्योंकि हमने इक्वल रखनी है। लेट्स सपोज ये 5 kg है, ये भी 5 kg है, अगर आप इसमें से 2 kg माइनस करते हो तो इसमें से भी 2 kg माइनस करना होगा, तब भी जो है वो इक्वल रहेगा काम। ठीक है, ऐसे नहीं आप कर सकते 5 इधर से काट दिया इधर से काटा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप यू कर लोगे, पीछे क्या रह गया 2x इज इक्वल टू 3x-1। वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म्स एक तरफ कर लो। वो कैसे करेंगे, ये 2x है ये 3x है, इसको मैं इसके पास लेके जाऊं या इसको इसके पास लेके आऊं। जो छोटी वैल्यू होती है ना, उसको बड़ी वैल्यू के पास लेके जाना आसान होता है। तो 3x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये -1 है, इधर आएगा तो +1। x वाली मैंने एक साइड पे कर ली, विदाउट x एक साइड पे। अब 3 में से 2 गए 1, यानी कि x, और ये तो ऑलरेडी 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये था इसका पार्ट 2, इसको जो है वो आप अब नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3। अब बच्चों ये पार्ट 3 है, इसमें भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये उसने आपको प्रोपोर्शन दी हुई है। प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसमें एक रेशो, दो रेशोज यूज होती हैं, एक ये वाली रेशो है, एक रेशो ये है, और दोनों इक्वल हैं। ठीक है, जिसमें दो रेशोज इक्वल हो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसमें कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। जैसे आपने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए, सेम इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ये प्रोपोर्शन है, ये जो दरमियान वाली वैल्यूज होती हैं ये आपके पास मीन होता है, और जो लास्ट वैल्यूज होती हैं वो एक्सट्रीम होती हैं। ये देखो, इस तरह ना आपने जो है वो बना लेना है ऐसे, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाए। इनको मल्टीप्लाई करना है और इक्वल रखना है इनको, लास्ट वाली वैल्यूज को। ठीक है, मैं आपके लिख भी देता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ
मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये बच्चों समझ लो कि आपके पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला आपने जब भी प्रोपोर्शन आएगी ना, एक रेशो इधर होगी एक रेशो इधर होगी, आपने सॉल्व करना है दरमियान वाली वैल्यू का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम यानी कि लास्ट वाली वैल्यूज। ओके, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन है ना, मीन होता है दरमियान, दरमियान वाली ये दो वैल्यूज है ना, इसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई 5/(x-1) और ये मैंने ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और x-1/3 इज इक्वल टू ये वाला इक्वल एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ये वाला यहां से पहली और वहां से आखिरी, x-3/2 और प्रोडक्ट हो रहा है जी किससे 4/x+4। ओके, अब जस्ट बच्चों आपकी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, इसको करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वो कैसे निकलेगी, देखो ये x-1 है, यहाँ से ये x-1 है, सेम है, ये कैंसल, पीछे क्या रह गया 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x-3 है, यहाँ पे x+4 है, ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकते, तो ये 2 है ये 4 है, इनकी कटिंग हो जाती है, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे बच्चों रह गया 2, यहाँ पे रह गया x-3 और 2 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना, 2 इंटू x-3, 2 जो है ना आप उसी तरफ रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये 2 इधर था ना, इधर ही रहने दो, और यहाँ पे 1 रह गया, 1 को जब आप x+4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x+4 ही आ जाएगा। अब देखो यहां से तो हमने ब्रैकेट खत्म कर दी है ना, लेकिन यहां से ब्रैकेट खत्म नहीं हुई, ये ब्रैकेट आ रही है ना नजर, पहले आप ब्रैकेट को खत्म करो, तो x-3 जो है वो 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना, 2 को x से किया 2x माइनस और 2 3 6 और x+4। अब बच्चों आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया है, जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, आपने जस्ट उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे इसको इससे। ओके, जब आप 5 को इससे करोगे ना मल्टीप्लाई, 5 इंटू x+4 इज इक्वल टू, और 3 को इससे 2x-6 से, 2x-6 को 3 से, ये मैंने बच्चों इसको किया मल्टीप्लाई। अब 5 को x से किया तो आंसर आ गया 5x, और 5 4 जा 20। अब 2x को करना है 3 से, 6x माइनस 6 3 जा 18। बच्चों ये जस्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। अब वैल्यू आपने फाइंड करनी है यहाँ पे x की, तो जिसको फाइंड करना होता है ना उसको आपने एक साइड पे रहने देना, तो एक x वाली टर्म ये है, एक ये वाली है, तो इनको आपने इकट्ठा कर लेना, सेपरेट कर लेना, ठीक है, चाहे इसको आप यहां से इधर ले आओ या इसको यहां से इधर ले आओ। तो बच्चों जो वैल्यू छोटी होती है ना उसको बड़ी चीज के पास लेके जाना आसान होता है, जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी, एक यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे सोफा पड़ा हुआ है, तो मैं आपको कहता हूँ कि इन दोनों चीजों को जो है ना वो एक साथ कर दो, करीब कर दो, तो आप क्या करोगे, सोफे को उठाओगे बेड के पास कर दोगे, वो करीब हो गए, ये इजी है। अगर आप इसको ऐसा करते कि बेड को उठा के उसके पास ले जाते, ये मुश्किल होना था, ठीक है, तो छोटी चीज को बड़ी चीज के पास लेके जाना आसान होता है। इस तरह ये 5x है, ये 6x है, छोटा कौन सा है ये वाला, इसको इसके पास लेके जाना आसान है, तो x वाली जो है वो मैं इस तरफ कर लूंगा, तो देखो क्या बनता है 6x, ये +5x है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -5x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 20 है, ये रहा, और ये -18 है, ये इक्वल किस तरफ आएगा तो +18। ये मैंने इनको जो है वो अरेंज कर दिया, एक्स वाली उधर और विदाउट एक्स वाली इधर। अब यहां से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अब बच्चों देखो 20 और 18 कितने हो गए 38, और 6x में से 5x चले गए तो पीछे कितने रह गए 1x, तो x, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है 38। तो ये था बच्चों इसका पार्ट 3, उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें, आगे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसका पार्ट 4,
अब बच्चों इस पे आपने गौर करना है, ये क्वेश्चन एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस फॉर्म में है कि इसमें अब फार्मूला यूज होगा किसका, आइए देखते हैं। अब बच्चों देखो इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपके पास प्रोपोर्शन है इन दी फॉलोइंग प्रोपोर्शन, एक रेशो ये है, एक रेशो ये वाली है। तो प्रोपोर्शन का साइन उसने यूज किया ना, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए प्रोडक्ट ऑफ मीन ये वाली और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इस तरह आप करते होते थे। तो इसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है। मीन आपके पास ये वाली है, इनका प्रोडक्ट एक्स को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो एक्स ये मैंने ब्रैकेट डाली, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आपने इसमें क्या करना है जी, इज इक्वल टू एक्सट्रीम, यहां से पहली और यहां से आखिरी इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, ये होगी फर्स्ट ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई और यहां से लास्ट, ये मैंने लिख दिया। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और x की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब जिसको फाइंड करना होता है ना बच्चों, उसको आपने सेपरेट रहने देना है। अब इसमें किसको फाइंड करना है, x को, इसको आप सेपरेट रहने दो और ये चीज इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। लेकिन जब ये इक्वल के इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इक्वल के उस तरफ जाके कैसे डिवाइड होगी, जब भी आपके पास यहाँ फ्रैक्शन हो ना और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड उलट जाती होती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये सारी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, पी माइनस क्यू का होल स्केयर। ठीक है, और ये इसे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होने लगी है, कैसे, ये उलट जाएगी। ठीक है, पी प्लस क्यू और पी क्यू माइनस क्यू क्यू, ये यहाँ पे आके बच्चों डिवाइड हो चुकी है। बस अब इस इन सबको जो है सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं सिंप्लीफाई, x इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, ये तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता था तो ये एज इट इज। अब ये है p माइनस क्यू का स्केयर, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसका फार्मूला ओपन हो सकता है लेकिन जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। और ये चीज बच गई p प्लस क्यू और अब बच्चों देखो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये आपके पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, बल्कि यहीं पे इसको लिख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर यानी कि पी का स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये बच्चों आपके पास इसका फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूले आपको आने चाहिए। अब क्या होगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, x इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो गौर करें जरा, ये पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर है, इस तरह के नीचे है कहीं पे, यस, तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या चीज है, ये p माइनस क्यू है और इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पे नीचे p माइनस क्यू ये है और इसकी पावर कितनी है 1, ये 2 है ये 1 है, तो ये इससे कट होकर कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे 2 थी ना और ये 1 थी, तो 1 कट जाएगी तो 1 बच जाएगी। तो अब ये भी कट गई, यहाँ से क्या बच गया p माइनस क्यू और उसकी पावर 1, 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी कुछ नहीं पावर होगी उसकी 1 ही होगी। उसके बाद क्या आ गया p प्लस क्यू और ये ब्रैकेट ब्रैकेट p प्लस क्यू, नीचे से तो हमने सारा खत्म कर दिया था ना, ये भी कट गया वो भी कट गया, तो ये चीज बच गई। अब बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है बड़ा फेमस, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, ये आपका फार्मूला बन जाता है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ना, एक बार प्लस में एक बार उसी को ही माइनस में, तो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था जी बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप अब नोट कर लें।
जी बच्चों, आगे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। इसमें भी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो, ये प्रोपोर्शन है, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए सेम इसी तरह ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये समझ लो बच्चों फार्मूला है, इसको आपने अच्छे से माइंड पे कर लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है आपने 11 माइनस एक्स को 16 माइनस एक्स से इज इक्वल टू, और 8 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है जी 25 माइनस एक्स से, इस तरह। ठीक है, अब आगे तो जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन ही है ना। 11 माइनस एक्स को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 16 से, फिर इसी को ही एक्स से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। 11 को पहले 16 माइनस एक्स से, उसके बाद माइनस एक्स है, इसको आपने इस पूरे से 16 माइनस एक्स से। इसी तरह ही इसके साथ करना है आपने। 8 को पहले इस सब से मल्टीप्लाई, 8 को 25 माइनस एक्स से, और फिर माइनस एक्स को आगे इन सब से 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब 11 को 16 से, जब आप 11 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी 176, और फिर 11 को x से माइनस 11x। इसी तरह माइनस x को आपने करना है 16 से, तो आ गया आंसर -16, और फिर माइनस x को माइनस x से ही माइनस माइनस प्लस, और x और x स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इस तरह इनको भी मल्टीप्लाई, 8 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 200, और फिर माइनस 8 को x से किया तो 8x, फिर माइनस x को करना है 25 से, तो -25x, फिर माइनस x को माइनस x से माइनस माइनस प्लस, और x को x से किया तो x स्क्वायर। अब बच्चों देखो, इसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो जो जो आपके पास x वाली टर्म्स है ना, उनको आपने सेपरेट कर लेना है, एक इकट्ठा कर लेना है, एक साइड पे कर लेना है, ताकि आप उसको फाइंड कर सको। तो देखो x वाली कौन कौन सी टर्म्स है आपके पास। एक बच्चों x वाली, चलें ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, पहले इसको कर लेते हैं। 176 माइनस 11x और माइनस 16x कितने हो गए, -27x। बच्चों कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना करना है। -11 -16 इक्वल दबाना है, वो आपको ये आंसर दे देगा, और प्लस एक्स स्क्वायर 200 है, इसको एज इट इज। अब ये x है और ये वाली x वाली टर्म है, -8x और -25x -33x। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया ना। अब जो x वाली टर्म्स है उनको सबको एक साइड पे कर लो। कौन कौन सी है जो x वाली है, एक यहाँ पे -27x है, इसको बच्चों मैं करता हूँ एक साइड पे -27x, और x स्क्वायर वाली ये है, इसको भी मैं इधर ही रहने देता हूँ। और x वाली कहाँ पे है, इक्वल के उस तरफ ये रही, लेकिन ये माइनस की है ना, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगी तो प्लस की हो जाएगी। और कौन सी है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाली मैंने यहाँ पे सारी लिखनी है, और इज इक्वल टू। अब कौन सी है जो एक्स वाली नहीं है, एक ये है, एक ये है, और मैंने इक्वल के इस तरफ लिखना है, तो ये तो इसी तरह ही आ जाएगी ना, इसका तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले इक्वल के इस तरफ है। अब रह जाती है इसकी बारी, ये इक्वल के इस तरफ है, इसने जाना यहाँ से उस तरफ, तो ये प्लस का है, उधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा। लो बच्चों, बस यही इसमें मेन स्टेप था जो कि हम कर चुके हैं। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये तो हो गया ना कट। जब सेम होते हैं ना, एक के साथ प्लस हो दूसरे के साथ माइनस हो, तो वो कट हो जाते हैं। और पीछे क्या रह गया, -27x और +33x। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 27 में से 33 नहीं जा सकते, तो आपने 33 में से 27 निकाल लेने हैं, तो 6 आ गया, साथ x, और साइन बिगर नंबर, बिगर क्या है 33, उसके साथ प्लस क्या है, तो प्लस की वजह से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 200 में से 176 चले गए, पीछे कितने रह गए 24। अब बच्चों वैल्यू आपने x की फाइंड करनी है, तो ये रहा x, इसको सेपरेट रखना है, और 6 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की तरफ जाएगा तो
डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ पे आके डिवाइड हो चुका है। अब कटिंग कर दो, 6 1 6, 6 4 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 अपने इख्तिताम को पहुंची। तो उम्मीद है कि ये 3.1 के तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy